स्वागत है मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन विद बीके स्वामी। आज की इस कक्षा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम बात कर रहे हैं मानसिक मंदता अथवा बौद्धिक अक्षमता की। मानसिक मंदता और बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की विशेषताएं। मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता से तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी से है। ये एक तरह से ये परिभाषा ही है कि मानसिक मंदता अथवा बौद्धिक अक्षमता जो है इसका मतलब यह है कि आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी हो जाती है जो बालक में जीवन पर्यंत पाई जाती है। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालकों के अनुकूलनीय व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम उपयुक्त प्रशिक्षण देंगे बच्चों को और उस प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त वाले बालकों को हम अनुकूलनीय व्यवहार जो है उनके उसमें हम उनको उन्नत बना सकते हैं। उनको हम उन व्यवहारों में सुधार किया जा सकता है। परंतु अधिकांश बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। ज़्यादातर जो बालक होते हैं वो इससे प्रभावित रहते हैं। सौम्य जिसको हम माइल्ड कहते हैं, माइल्ड मानसिक मंदता वाले, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो अधिकांश बालकों की प्रायः तब तक पहचान नहीं हो पाती जब तक वो स्कूल जाने नहीं लगते। यानी इन बच्चों की पहचान जल्दी नहीं हो पाती और तब हो पाती है जो वो स्कूल जाने लगते हैं। सर्वाधिक मानसिक मंदता युक्त बालक लगभग 85% सौम्य मानसिक मंदता से ग्रसित पाए जाते हैं। अब हम इसमें परसेंटेज की बात करें तो मानसिक मंदता युक्त जो बालक हैं, जो 85% जो बालक होते हैं वो सौम्य मानसिक मंदता यानी माइल्ड कैटेगरी के होते हैं। इन्हें प्रायः संप्रेषण कौशल, स्व सहायता कौशल अथवा 6ठी 7वीं कक्षा तक शैक्षणिक व्यवहार में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। मध्य श्रेणी यानी मॉडरेट कैटेगरी की मानसिक मंदता वाले प्रायः जो बालक होते हैं वो विकासात्मक जो माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है उनको देर से प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही उनमें प्री स्कूल के समय भी उम्र के उपयुक्त व्यवहार को जो है व्यवहार में देर से विकास होता है। तो ये चीज़ें इसमें मायने रखती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी मेरे पहले के वीडियो में ये बातें मैं शेयर कर चुका हूँ। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो आप मेरे पहले के वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें आपको सीखने को मिलेगा माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी के कौन कौन से बच्चे हैं, सीवियर कैटेगरी के कौन से बच्चे हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं इन बच्चों की क्या क्या विशेषताएं हम कह सकते हैं अथवा एक तरह से कमी भी कह सकते हैं कि इन बच्चों को हम कैसे पहचानेंगे, इनकी पहचान करने के जो लक्षण क्या है, उन लक्षणों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनकी आयु और उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनकी आयु बढ़ती जाती है और इनके जो उपयुक्त व्यवहार हैं, उपयुक्त व्यवहारों से मतलब क्या है? उपयुक्त व्यवहारों से हमारा तात्पर्य है कि जो एक नॉर्मल इंसान जो घरों में व्यवहार करता है, सुबह उठता है, अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार के साथ बातचीत करता है और वो अपने अनुकूल व्यवहारों को करता है,
तो ये बच्चे जो है उनके जो उपयुक्त व्यवहार है इसमें अंतर बढ़ता जाता है, ये व्यवहारों को सीख नहीं पाते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनके उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता है और कई बार स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। गंभीर और अति गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की पहचान प्राय जन्म से ही या उसके कुछ दिनों बाद ही हो जाती है। यानी जो गंभीर कैटेगरी के या अति गंभीर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी पहचान जन्म के समय से ही हो जाती है कि इस बच्चे में कोई न कोई समस्या है। अब जैसे मान लो उनके शारीरिक विकास को, उनके सिर को देख के, उनके बनावट को देख के हम ये बता सकते हैं कि बच्चा किस तरह का होगा। जैसे मंगोल टाइप के बच्चे होते हैं ना, उस तरह के बच्चों को हम देख के हम बता सकते हैं। इनमें से अधिकांश बालकों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इनमें से जो अधिकांश बालक होते हैं उनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गंभीर विकृति पाई जाती है। हालांकि बुद्धिलब्धि के आधार पर गंभीर, अति गंभीर बालकों की पहचान की जा सकती है, परंतु विभिन्न कार्यात्मक फंक्शनल कौशलों की कमी भी स्पष्ट होती है। इस तरह से हम इन बच्चों की पहचान हम कर सकते हैं। माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के ये बच्चे हैं। तो सामान्यतः मानसिक मंदता युक्त बालक निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। अब इन विशेषताएं या कमियां जो है उनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे, पहचान करने के लिए जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले शारीरिक जो विशेषताएं हैं इनकी बात करेंगे। इनमें अधो सामान्य शारीरिक विकास, यानी इनका जो शारीरिक विकास जो है वो ठीक तरह से नहीं होगा, भली प्रकार से इनका विकास नहीं होगा। शारीरिक विकृतियां इनमें पाई जाएंगी। इसके अलावा स्थूल गामक यानी ग्रोस मोटर स्किल है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगी। फाइन मोटर स्किल, जिसको हम सूक्ष्म गामक कौशल भी कहते हैं, वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगी। आयु के अनुरूप जो है वो डेवलप नहीं होगी, आयु के अनुपयुक्त होगी वो। तो इस तरह से उसमें अंतर आ जाता है। इसके अलावा आँखों और हाथों का जो समन्वय है वो नहीं बना पाते हैं। इस तरह की जो कमियां हैं ये शारीरिक कमियों के अंतर्गत आती है, उनको हम देखकर भी बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये कमी है। अब हम बात करेंगे मानसिक विशेषताओं की। मानसिक विशेषताओं के अंतर्गत जो पहला बिंदु है अधो औसत बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि जो है वो 70 से कम होगी। IQ बच्चे की 70 से कम होगी और किसी भी कार्य में रुचि का अभाव होगा। बच्चा जो है किसी भी कार्य में रुचि नहीं दिखाएगा। कभी कभी आक्रामकता और अकेले रहना भी इन बच्चों की पहचान होती है। आक्रामक हो जाते हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं। अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई आती है। इस तरह की संकल्पनाएं जो अमूर्त हैं उनको समझने में उनको कठिनाई आती है। सोचने की क्षमता सीमित होती है। ये मानसिक विशेषताओं के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। तो इन बच्चों की सोचने की जो क्षमता है वो सीमित होती है। कमज़ोर स्मृति होती है, यानी इनकी स्मृति जो है कमज़ोर है। कमज़ोर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, यानी इनकी जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर होगी। इन बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत ही कम होगी, ये देखने में आएगा। कमज़ोर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, बच्चों का जो आत्मविश्वास होता है वो कमज़ोर होगा। आत्मसम्मान भी उसमें नहीं होगा। किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम किसी बच्चे को, साधारण बच्चे को कुछ कह देते हैं तो वो फील करता है, लेकिन ये बच्चे उस समय फील नहीं करेंगे। तो इनका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होगा, आत्मसम्मान भी कमज़ोर होगा। सीमित सामाजिक समायोजन क्षमता, ये समायोजित भी बहुत ही कम होंगे, यानी समाज में इनका जो समायोजन है वो कम होगा। इनकी समायोजन की जो क्षमता है
वो सीमित रहेगी, कम रहेगी, परिवार में समायोजित नहीं होंगे, समाज में, विद्यालय में अलग थलग रहना या सही व्यवहार नहीं करना, ये इस तरह की जो कमियां हैं इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सीखे गए कौशलों के सामान्यीकरण में कठिनाई होगी। जो हमने कौशल सीख लिया, जो बात एक बार सीख ली, जिस काम को हमने सीख लिया, उस काम को वो सामान्यीकरण नहीं कर पाते, यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग नहीं कर पाते। रुपए पैसे के लेन देन में उनको समस्या आती है, रुपए पैसे का लेन देन कैसे करेंगे उस चीज़ को वो नहीं समझ पाते। और जैसे हमने बच्चे को 100 रुपये का नोट देकर भेजा और कुछ सामग्री लाने के लिए कहा, तो वो लेन देन में वहाँ मात खा जाएगा। उसको 40 रुपये का सामान लेके ये पता नहीं चलेगा भी मेरे को 140 में से 60 रुपये वापस भी मिलने हैं। इसी तरह से भाषा, अभिव्यक्ति और ग्राह्य संबंधी समस्या, भाषा में भी उनको समस्या आएगी। भाषा अभिव्यक्त करना और ग्रहण करना, संप्रेषण कौशल के अंतर्गत इनको समस्याएं आएंगी। तो ये चीज़ें इन बच्चों को प्रभावित करती हैं। आगे हम बात करेंगे मानसिक मंदताग्रस्त बालकों की सामाजिक समस्याएं। अधिगम अक्षमता वाले जो बालक हैं वो समाज में अच्छी तरीके से समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं और उनका जो समायोजन है वो सीमित होगा। पहला बिंदु है सामाजिक समायोजन क्षमता अनुपयुक्त। समाज में समायोजित होने की, एडजस्ट होने की जो क्षमता है वो अनुपयुक्त होगी, उपयुक्त नहीं होगी। सहपाठियों और शिक्षकों के अंतर संबंध बनाने में कठिनाई, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में वो संबंध नहीं बना पाएगा। शिक्षक के साथ जो बच्चे का, शिष्य का जो संबंध होता है वो संबंध वो नहीं बना पाएगा। कभी कभी दूसरों और स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार भी करते हैं ये बच्चे। कई बार आपने देखा होगा, अपने बाल नोच लेते हैं, दूसरे के बाल नोच लेते हैं, शरीर को नोच लेते हैं। तो कभी कभी अपने खुद को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के व्यवहार जो है वो सामाजिक व्यवहार नहीं है, इसको हम असामाजिक व्यवहार कहते हैं। तो समाज में इनकी समायोजन इनका अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव। अब जो सामाजिक अवसर हमारे आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, घर में कोई प्रोग्राम है, शादी है, कोई फंक्शन है, उस समय वो उपयुक्त व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त करने और उपयुक्त कौशलों का अभाव, यानी ये बच्चे अपनी इच्छाएं भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इनमें उपयुक्त कौशलों का अभाव होता है। ये अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। 4 नंबर बिंदु है भावात्मक विशेषताएं। अब भावनात्मक कौन कौन सी विशेषताएं कहेंगे या कमियां कहेंगे, उनको पहचान के लिए भावनात्मक कमियां, भावात्मक जो है असंतुलन और अस्थिरता मिलती है। उनके संवेग वो असंतुलित होते हैं, अस्थिर होते हैं, पूर्व या देर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति देते हैं। मान लो हमने उसको कोई काम कहा तो उसकी वो प्रतिक्रिया पहले दे देंगे या फिर देर से देंगे या फिर देंगे ही नहीं। इस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। भावनात्मक संबंधों को समझने में कठिनाई, यानी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमारे भावों पे, हमारे उस पर डिपेंड करते हैं, तो उन रिश्तों को समझने में भी उनको कठिनाई आती है, संबंधों को समझने में कठिनाई आती है। कई बार मानसिक मंदता से जुड़ी अन्य मानसिक या शारीरिक बीमारियां भी इनमें होती है। तो ये भावनात्मक विशेषताएं या कमियां इनको हम कह सकते हैं। इनके आधार पर इन बच्चों को हम पहचानेंगे। मानसिक मंदता से जुड़ी अन्य मानसिक और शारीरिक बीमारियां कौन सी हैं, जैसे बच्चे को फीट्स आ गया, दौरा पड़ गया मिर्गी का, या अब बच्चा अवसाद में है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इन बच्चों को आ सकती है या आती है। इस तरह से इन बच्चों को हम पहचान सकते हैं, असेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस टेबल के आधार पर हम जानेंगे कि आईक्यू लेवल के आधार पर, इंटेलिजेंस कोशेंट के आधार पर या बुद्धिलब्धि के आधार पर इनके जो वर्गीकरण हैं
उन वर्गीकरण में क्या समानता है, क्या अंतर है, इस चीज़ को हम इस टेबल के द्वारा समझेंगे। ये आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकरण पहला कॉलम है, दूसरा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण बताया गया है, तीसरा शैक्षणिक वर्गीकरण बताया गया है। तो इसके आधार पर हम टेबल के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 50 से 70 के बीच में IQ हो तो आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकरण पर हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सविराम असतत, कहने का मतलब ये बच्चे जो है 50 से 70 वाले, ये बॉर्डर लाइन के या सामान्य या सौम्य माइल्ड कैटेगरी के हैं। आवश्यक सहायता के आधार पर ये काम कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में बताया गया है सौम्य मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता इसमें बताई गई है। और इसके बाद में इसको इन्होंने मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत माइल्ड कैटेगरी का बताया है, सौम्य मानसिक मंदता का बताया है। शैक्षणिक वर्गीकरण के अंतर्गत शिक्षणीय यानी जिनको शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षणीय मानसिक मंदता कहा गया है, एजुकेशनल MR जिसको हम कहते हैं, जिनको हम शिक्षा दे सकते हैं, वो बताया गया है। उसके बाद में आ गया नंबर 2 पर 35 से 49 IQ बुद्धिलब्धि हो तो आवश्यक सहायता के आधार पे वर्गीकरण में बताया गया है इनको सीमित सहायता देनी पड़ती है। और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मध्यम मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता इनमें पाई जाती है। और शैक्षणिक वर्गीकरण के आधार पर ये प्रशिक्षणीय होते हैं, यानी इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, यानी ट्रेनेबल MR होंगे। पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल के बारे में पढ़ा था। तो ये अभी उसी के आधार पे ये वर्गीकरण हम दे रहे हैं। तो ये तीसरा जो शैक्षणिक वर्गीकरण है ये प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता इसको हम कहेंगे या वर्गीकरण कहेंगे। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है 20 से 34 IQ लेवल। इसके अंतर्गत हम विस्तृत सहायता एक्सटेंसिव दे सकते हैं आवश्यक सहायता के आधार पर। और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में हम गंभीर मानसिक मंदता के अंतर्गत इसको लेते हैं और इसको हम सीवियर कैटेगरी के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये भी ट्रेनेबल के अंतर्गत आ सकते हैं। अब आ गया 20 से कम। 20 से कम वाले जो बच्चे हैं अति विस्तृत या व्यापक इनको सहायता देनी पड़ती है। और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत बताया गया ये अति गंभीर मानसिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं। और शैक्षणिक वर्गीकरण के अंतर्गत बताया गया है ये संरक्षणीय होते हैं, कस्टोडियल होते हैं। इसमें ये टेबल के माध्यम से आवश्यक सहायता के आधार पर, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर और शैक्षणिक वर्गीकरण के आधार पर इसमें अंतर बताया गया है। 20 से कम अगर IQ हो, बुद्धिलब्धि हो, तो ये अति विस्तृत या व्यापक या परवेसिव जिसको हम बोलते हैं उसके अंतर्गत आएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत अति गंभीर मानसिक मंदता या अक्षमता इसको कहेंगे, प्रोफाउंड कैटेगरी भी हम इसको बोल सकते हैं। और शिक्षणीय के अंतर्गत संरक्षणीय होते हैं, इनको शिक्षा देना बहुत आगे की बात है। ये संरक्षण के योग्य होते हैं ये बच्चे और इनको संरक्षण देना जरूरी होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो बच्चे हैं इनको हम IQ के आधार पर और आवश्यक सहायता के आधार पर, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर और शैक्षणिक वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे इस टेबल के माध्यम से ये बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी मेरे वीडियोस से देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।